अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में आज हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु लहसुन की वैज्ञानिक तरीके से खेती, अधिक मुनाफे हेतु प्याज और बंद गोभी की नर्सरी तकनीक पर जानकारी, लाभदायक है जैविक सब्जियों की खेती, एक किसान का अनुभव। प्रदेश में किसान रबी मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों से अधिक उत्पादन के लिए नर्सरी तैयार करके रुपाई के कार्य में लगे होंगे। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो केवल सब्जियों की नर्सरी तैयार करके उन्हें अच्छे दामों पर बेचकर अधिक लाभ कमा रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली प्रगतिशील कृषिका रेखा देवी। तो ये नर्सरी तैयार करते समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करती हैं और किस प्रकार से उन्होंने अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा किया है, आइए जानते हैं उन्हीं से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं रेखा देवी 26-27 साल से खेतीबाड़ी का काम कर रही हूँ। इसी खेतीबाड़ी से मैंने अपना परिवार चलाया, बाल बच्चे पढ़ाए हैं, अच्छी ट्रेनिंग करवाई है, अच्छे शादी वादी सब कुछ करवाया है। और पनीर से भी हम अच्छा कमाई कर लेते हैं। ज़्यादा तो बीज लगाते हैं, 5-5, 6-6 किलो, कभी 7-8 किलो भी लगाते हैं, बेचते हैं 20-25 हज़ार रुपये। पिछले साल तो मैंने कोई 22-23 हज़ार की प्याज की पनीरी बेची थी। गोभी की पनीरी भी लगाते हैं हम। अभी भी मैंने दो पनीरियाँ लगाई हैं, गोभी की भी लगाई है, प्याज की भी लगाई है। पर लगाते डिमांड पे लगाते हैं, जैसे 10-10 हज़ार की डिमांड होती है, 5 हज़ार की डिमांड होती है। डिमांड पे बीज लगाते हैं मार्केट से और उसको भी बिक्री करके सारे को डिमांड करके खेतों में हमने जो भी आते हैं लोग हमसे पूछते हैं कौन से टाइम से कौन सा बीज लगेगा। पनीरी लगाने का तरीका तो ऐसे है ना कि पहले तो खेत को तैयार कर लो पूरी अच्छी तरह, उसके बाद इसमें थोड़ी 12 बत्ती या देसी मैल मिक्स करके ऊपर से पनीरी लगा के, जैसे 2 हाथ की पनीरी लगाते हैं तो हम एक पनीर 10 फुट की पनीर तो उसमें आधा किलो बीज भी लग जाता है, आधा किलो से कम भी लगता है। इसलिए हमें उसको ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल के उसको ढक देते हैं। फिर पनीर लग जाए तो फिर ढकने के हम जैसे बीज लगाया उसके बाद हम उसको ढक देते हैं। पत्ते होते हैं तो पहले वो पत्ते से ढक देते हैं, त्रिपाल को त्रिपाल से ढक देते हैं। फिर जब इसको उगने के बाद हम उसका ढक्कन निकाल के पानी लगा देते हैं और दवाई लगा देते हैं, ऊपर से दवाई का छिड़काव कर देते हैं। ये जो पनीरी लगी है ये लगभग 5 किलो बीज लगाया है। ये पनीरी में लगभग 10-15 दिन के बाद तैयार हो गई। इसको ये जो 5 किलो बीज लगाया इसमें तो 25-30 हज़ार तो इसका हो जाएगा। 25-30 हज़ार का मुनाफा कमा लूँगी इससे। ये प्याज का बीज जो है ये 5 किलो मैंने कम से कम 45 हज़ार का दिया था। और इसको लगाकर बीज तो हमें लेने ही पड़ते हैं ना, जैसे जितने भी महंगे हो वो तो लेने ही पड़ते हैं। पिछले साल तो 1800 का था, इस साल तो 800 का 850 का था, 5 किलो लिया। इस चीज़ पर 25-30 हज़ार तो बन ही जाएगा। इससे हमें भी थोड़ा बहुत कोई दिवाली को नई अच्छी गिफ्ट भी ले लेते हैं, कुछ अपना काम भी कर लेते हैं घर का भी, कभी फूल लगाते हैं, कभी कुछ लगाते रहते हैं बीच बीच में।
पनीरियों का काम ज़्यादा करते हैं। ये है मेरी गोभी की पनीरी, मैंने लगा इसके 10 पत्ते लगाए हैं। गोभी की पनीरी भी है, ये जो टमाटर की हो या गोभी की हो, किसी की भी हो, हर साल एक खेत में नहीं लगती है, इसको भी अलग अलग जगह में लगाना पड़ता है। कभी जब जैसे साग लगा दी तो साग की जगह में तो गोभी बिल्कुल ही नहीं लगती, उसकी तो बूटियाँ भी नहीं लगती हैं, वो भी अलग से लगानी पड़ती है। जैसे साग में कभी भी नहीं लगाना, जैसे जहाँ पे गोभी लगाती वहाँ पे साग तो लगाना ही नहीं, तो इसलिए इसको अलग ही खेत में, जैसे मक्की लगा दी, बेमौसमी मक्की लगाती हैं उसके बाद लगा दी, इसको फूल लगा दी उसके बाद लगा दी, गोभी को जगह जगह लगाया, एक साथ इकट्ठे नहीं लगाए तोड़ करके, क्योंकि कभी ख़राब हो जाती है ना, तो इसलिए नई नई जगह ढूंढनी पड़ती है। इसलिए ये तो सारे तो हमने लगानी नहीं है, इसमें तो बड़ा का बड़ा लगा तो हमें 5-6 हज़ार बूटी लगानी है, बाकी तो हमारी डिमांड पे ही है, किसी की देनी है। तो इसलिए किसान भाइयों, ये जो बीज लगाया मैंने, ये 10 ग्राम का एक पत्ता है, 10 पत्ते लगाए थे हमने, इसमें तो 2-3 तो लगाने हैं हमने, बाकी तो बिक्री करनी है, किसी की डिमांड पे लगा रखी होती है, किसी की 2-3 हज़ार बूटी लेनी, तो इसमें भी मैंने 50 रुपये सैकड़ा, 60 रुपये सैकड़ा, ऐसे तो बीज के हिसाब से देनी है, तो इससे भी मेरा घर का खर्चा चल पड़ेगा, इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा लूँगी। मुनाफा भी हो जाता है, अपना घर का खर्चा भी तो चल पड़ता है। इसको लगाएंगे नवंबर-दिसंबर में लगाएंगे, लगभग दिसंबर में इसकी बूटियाँ खेत में लगेगी और मार्च में भी बिकने शुरू हो जाएगी। उसमें रेट भी अच्छा मिलता है और मार्केट में भी अच्छी चली जाती है। पंजाब की गोभी खत्म हो जाती है तो हमारी बाहर भी जाती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आया हुआ है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर सक्रिय है और हमारे इलाके में भी उसका थोड़ा असर आएगा, और कल जो शाम को जो बूंदाबांदी हुई है उसका हमारे जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुआ है। जहाँ तक फ़ायदा और नुकसान की बात है, जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई है, वैसे लगता ये है कि थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हुई है, जहाँ थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ कुछ इलाकों में थोड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि अभी कई जगह मैंने देखा है कि चावल की फसल भी जो पकी हुई खड़ी है खेत में, और नरमा की चुगाई भी कई जगह चल रही है, तो उन क्रॉप में थोड़ा नुकसान हो सकता है। और सरसों में जो कल परसों 2-3 दिन पहले जो बिजाई हुई थी उसमें भी शायद क्रस्ट बनने की थोड़ी संभावना है, और कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। सर, अगर बात करें दिन और रात के तापमान का, तो इस बारिश का इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? जहाँ तक दिन और रात के तापमान की बात है, आगे आने वाले समय में जो है दिन और रात का तापमान गिरेगा, और कल जो बादल रहने की वजह से जो है न्यूनतम तापमान जो है 18 डिग्री के आसपास पहुँच गया था, जो कि नॉर्मल से 7 से 8 डिग्री के आसपास ज़्यादा था, और न्यूनतम तापमान जो 32 डिग्री था वो भी जो है नॉर्मल से ज़्यादा ही चल रहा है। जहाँ तक इस मौसम का जो पशुओं पर असर है, अभी तक वो बात नहीं है कि पशुओं का ज़्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पशुओं का जो है न्यूनतम तापमान ज़्यादा नुकसानदायक होता है, लेकिन अब जो आजकल जो न्यूनतम तापमान वो 6 से 7 डिग्री ज़्यादा ही चल रहा है, तो अभी पशुओं को उसके बारे में कोई चिंता करने वाली बात नहीं। लेकिन ये देखा गया है कि सुबह शाम अगर उनको थोड़ा अंदर बांध लें तो ठीक है, उससे थोड़ा सर्दी से बचाव हो सकता है, और ऐसी कोई नुकसान वाली और बीमारी वाली कोई बात नहीं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। देश के कृषि वैज्ञानिक खेत में उगाई जाने वाली सब्जियों और अन्य फसलों पर नए शोध करके किसानों को आधुनिक खेती करने की समय समय पर सलाह देते रहते हैं। हरियाणा राज्य के जिला कैथल के अनेकों प्रगतिशील किसान जैविक खेती करके किस तरह से अपनी आय बढ़ा रहे हैं, इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन मल्होत्रा ने मुलाकात की कैथल के एक प्रगतिशील किसान से। तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए देखते हैं अन्नदाता कार्यक्रम की इस खास प्रस्तुति में। देश के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेत में उगाई जाने वाली सब्जियों और अन्य फसलों पर नए शोध करके किसानों को आधुनिक खेती करने की समय समय पर सलाह देते रहते हैं। कैथल जिला अनेकों प्रगतिशील किसान आधुनिक खेती की ओर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। किसानों का अपने खेतों में जैविक खेती से उगाए जाने वाली सब्जियों के प्रति रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। पहले यहाँ के अधिकतर किसान अपने खेतों में उगाए जाने वाली फसलों में अधिक से अधिक रासायनिक खाद और दवाइयों का इस्तेमाल करके फसल का खूब ज्यादा उत्पादन करना चाहते थे, लेकिन अब किसान फसलों में अधिक रासायनिक खादों दवाइयों के उपयोग नहीं करना चाहते, बल्कि वे जैविक खेती पर जोर दे रहे हैं। किसानों की अब ये सोच है कि अनाज, फलों और सब्जियों के खाने से मनुष्य में अनेकों गंभीर बीमारियां फैल रही हैं, जो कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कुछ प्रगतिशील किसानों ने अपने खेतों में पैदा होने वाली विभिन्न फसलों, सब्जियों, फलों की जैविक खेती करनी शुरू कर दी है, ताकि आम व्यक्ति गंभीर बीमारियों से बचकर स्वस्थ रह सके। कैथल जिला के गांव हजवाना के प्रगतिशील किसान अमरीक सिंह और गांव खेड़ी सिकंदर के प्रगतिशील किसान राजेश ने पिछले कुछ वर्षों से अपने खेत में जैविक खेती करनी शुरू की थी। हरित क्रांति हमारे यहाँ पर शुरू हुई थी। उस हरित क्रांति के कारण हमारे को बेनिफिट तो हुआ है अनाज का, ये तो हो गया, हमारी भूखमरी तो मर गई थोड़ी बहुत। तो उसमें एक चीज का हमारे को नुकसान जरूर हुआ है। किसानों को सबसे बड़ा नुकसान और समाज को सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है, क्योंकि प्रॉपर रासायनिक पे हमारी खेती डिपेंड हो गई, और रासायनिक पे डिपेंड होने के बावजूद कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बहुत ही भयंकर बीमारियां हमारे समाज में आ चुकी हैं। और इससे बचने के लिए हमारे को जैविक अपनाना पड़ेगा। अगर हमारे प्रॉपर जैविक हम खेती करेंगे और जैविक हमारा फूड और पशुओं का चारा होगा, तो उसमें ऑटोमेटिक हम ये मानेंगे तो समाज सेवा के साथ साथ और हमारी जो बीमारी है उनसे भी छुटकारा मिलेगा। देश के किसानों को ये कहना चाहता हूँ, हमारे को 100 या 200 मन जीरी या हमारे को 60 मन गेहूँ या हमारे को कई क्विंटल खरबूजा या तरबूज निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे को कम प्रोडक्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जैविक बनाओ। इन किसानों द्वारा अपने खेतों में फसलों में खुद अपने खेत में बनाई जाने वाली जैविक खाद और दवाइयां इस्तेमाल की जा रही हैं। कैथल जिला के प्रगतिशील किसानों ने बताया कि उन्हें जैविक खेती करके बेहद आनंद आ रहा है और उन्हें आय भी अच्छी हो रही है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शुरू में जैविक खेती शुरू की थी तो उन्हें ऐसा लगा था कि कहीं ये घाटे का सौदा ना हो जाए, क्योंकि शुरू में फसल का उत्पादन कम था, लेकिन जब उनका अनाज और सब्जियां बाजार में आनी शुरू हुई तो उन्हें उनकी फसलों और सब्जियों के दाम भी काफी अच्छे मिलने लगे। उन्होंने कहा कि अब उनके द्वारा उगाई जाने वाली जैविक फसलों और सब्जियों की भारी मांग बनी रहती है। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी आय भी हो रही है और हम समाज के लोगों को गंभीर बीमारियों से भी बचा रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है। स्टार्टिंग से अकेला था इस डिस्ट्रिक्ट कैथल में। अब हमारा 30 से 35 आदमियों का ग्रुप है किसानों का, और हम सारे जैविक फ्रूट, जैविक सब्जियां, वेजिटेबल है जितनी भी, और दान और कणक वह सारी ऑर्गेनिक में कर रहे हैं, और अच्छे दाम मिल रहे हैं इसके भी हमारे को। और बड़े बड़े शहरों में हमारी पिछले 2-3 साल से सप्लाई भी चल रही है। गुड़गांव के अंदर चल रही है, दिल्ली के अंदर चल रही है। हम चंडीगढ़ में भी हमने मंडी लगाई है कहीं। इस टाइम हमारे पास ब्रोकली है, लाल पत्ता गोभी है, लाल मूली है, लेट्यूस है, ग्रीन लेट्यूस है, सैलरी सलाद है, पोप चोए, और अपनी लोकल वैरायटियाँ गाजर, मूली, सलगम, बथुआ, सरसों का साग है,
और टमाटर है, स्टेम, पालक है, धनिया है, मेथी है, हर वैरायटी है हमारे पास। पिछले 2 महीने से पहले बॉम्बे की ऑफर आई हुई है, लेकिन अभी इतनी डिमांड वो नहीं थी हमारे पास। पहले ही 5 मॉल हैं, चंडीगढ़, पंचकुला, पटियाला और दिल्ली के अंदर। तो 5-6 मॉलों में शुरू की या अभी नई सब्जियां स्टार्ट होने लग रही हैं। तो हम अगले महीने से 15 नवंबर से बॉम्बे की सप्लाई भी शुरू कर देंगे। उन्होंने अन्य किसानों का भी आह्वान किया कि वो भी अपने खेतों में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके जैविक खेती की ओर बढ़े। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि जैविक खेती आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि रासायनिक खादों और दवाइयों के भारी इस्तेमाल से पैदा होने वाली फसलें, फल, सब्जियों के खाने से मनुष्य में अनेकों गंभीर बीमारियां आ रही हैं, जो कि एक चिंता का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि जानवरों द्वारा रासायनिक खादों के तैयार किए गया चारा खाने से उनके द्वारा दिया जाने वाला दूध भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खेती अगर करते हैं तो इट इज गोइंग बैक टू द नेचर, प्रकृति के नजदीक जाने का है। और हमने अभी रासायनिक जो हम यूज करते हैं, रासायनिक खादें हों, चाहे रासायनिक पेस्टिसाइड हों, फंजीसाइड हों, बीडीसाइड हों, उनका अगर उचित मात्रा में उपयोग किया जाए तो ठीक है, परंतु कहीं पर काफी एक्सेसिव यूज भी होता है। और एक्सेसिव यूज अगर केमिकल का होता है तो फिर वो जमीन के नीचे जो पानी होता है उसमें चला जाता है, वातावरण में आता है, और जो सब्जियां हैं या जो गाय भैंस दूध देती हैं उनके द्वारा हमारे शरीर में आ जाता है। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें जैविक खाद, दवाइयां बनाना भी सिखाया जाता है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे जैविक खेती की ओर बढ़ें ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। हमें सबसे पहले तो करना चाहिए, क्योंकि केमिकल जो हैं उनको हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता है, उनकी भी बहुत ज़रूरत है। तो हमें उचित मात्रा में केमिकल, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सेसिव यूज को कम करना चाहिए। जहाँ तक ऑर्गेनिक खेती की बात है, ऑर्गेनिक खेती करना एक बहुत अच्छी बात है। और खास करके जो सब्जियां हैं, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, तुरई है, लौकी है, उसमें ऑर्गेनिक खेती का काफ़ी अच्छा प्रभाव आता है। और हमने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स निकाले हैं। बायो फर्टिलाइजर आने से आपको केमिकल फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जमीन में जो ऑलरेडी तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जो जमीन में पड़े रहते हैं, परंतु वो ऐसी फॉर्म में होते हैं जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ये जो बायो फर्टिलाइजर, इसमें जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो जमीन में निष्क्रिय पड़े हुए तत्व हैं उनको क्रियाशील बना देता है। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई सब्जी उत्पादक अपनी खेती करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कम लागत में गुणवत्ता युक्त साग सब्जियों की अधिक पैदावार प्राप्त होगी, जिनका उपयोग करके स्वयं भी निरोगी रह सकते हैं और उपभोक्ता को निरोगी रखते हुए मृदा स्वास्थ्य उत्तम बना सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है।
मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, वैज्ञानिक कृषि प्रसार से। खासतौर पे लहसुन की एक प्रमुख फसल है रबी सीजन में। आपको पता है कि ये जो कंद वाली फसलें हैं तो भूमि की तैयारी 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तक 3 से 4 बार आपको जुताई करना है और सड़ी हुई गोबर की खाद जो भी आपके पास उपलब्ध है 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको भूमि में मिलाना है। किसान भाइयों, ये इस फसल में उर्वरक की जो मात्रा है, जो पोषक तत्वों की अपन बात करते हैं, वो 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो स्फूर और 50 किलो पोटास प्रति हेक्टर, जिसमें से कि जो स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपको शुरू में देना है। बची हुई नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो मात्रा जो पहली निदाई करते हैं आप 30 से 35 दिन के बाद, उस दरमियान आपको आधी देनी है। फिर जो दूसरी जो मात्रा है, जो आधी बची हुई मात्रा नाइट्रोजन की है, वो करीब 50 से 55 दिन की अवस्था पे आपको दूसरी निदाई के समय ये देनी है। किसान भाइयों, ध्यान रखना होगा कि 60 दिन के बाद कोई भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आपको लहसुन की फसल में नहीं करना है, नहीं तो फिर समस्याएं आती हैं और कीड़े का भी प्रकोप होता है और फिर फूटने लगती है लहसुन। आपने देखा होगा अक्सर कि 60 दिन के बाद लहसुन फूटने की समस्या आती है। वो इसलिए कि आप रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल 60 दिन के बाद करते हैं, इसलिए लहसुन में फुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रमुख रूप से जो लहसुन फसल है, इसकी अच्छी अच्छी प्रजातियाँ भी उपलब्ध हैं। बीज की जो मात्रा, जो कली की जो मात्रा, अपन कली की चौपाई करते हैं, आपको पता है, तो ये 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर इसकी मानी जाती है। साथ ही इसका बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे बीटावैक्स है, थायरम है, कार्बेंडाजिम है। इसकी जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के मान से आपको उपचारित करना है। और इस सूती कपड़ा आप लें, सूती कपड़े में पोटली बना करके बीज की कली की जो मात्रा है वो रख करके और 1 से 2 मिनट आप डुबो करके बाहर निकालना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा देर तक हम कली को डुबोए नहीं तो छिलका उतर जाने से जर्मिनेशन, अंकुरन प्रभावित होता है। और इसकी जो दूरी है वो जो आपका कतार से कतार जो है 15 सेंटीमीटर और पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 7.5 सेंटीमीटर ये आपको दूरी रखना है। अभी मल्चिंग के माध्यम से हमारे किसान बंधु इस क्षेत्र के ले रहे हैं। खासतौर पर हमने हमारे कुछ किसान हैं जो मल्चिंग के माध्यम से लहसुन की उपज ली है और बहुत ही अच्छा उत्पादन उनको मिला है। उससे हमें खरपतवार का भी नियंत्रण कम मिलता है। किसान भाइयों, आज अपन बात करते हैं कि जो पपीते का साल भर पुराना जो बगीचा है उसमें हम दूसरी प्रकार की सब्जियां और उनकी खेती कैसे करें। सामान्यतया पपीते के अंदर हम इंटरक्रॉप नहीं लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही कम समय की फसल होती है, पर मैं उन किसान भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ जो बहुत ही कम जोत रखते हैं और पपीते की काश्त करते हैं। जब दूसरी फसल का मतलब दूसरा वर्ष शुरू हुआ तो उसमें हमने अगेती गोभी की बुआई करी है। 2.5 मीटर इंटू 1.6 मीटर हमने रखा। उसमें पौधों की जो संख्या है वो 2500 प्रति हेक्टर मतलब 2 इंटू 2 मीटर के बराबर ही रही, परंतु जो लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो गई। छाया होने के कारण से जो रियल टेम्परेचर गोभी को चाहिए वो मिला। दूसरा है काश्तकार को एडिशनल इनकम इससे मिलेगी क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी अलग से कोई फीडिंग और अलग से किसी प्रकार के कोई कीट और बीमारियां ऐसी नहीं है जो पपीता और गोभी में एक दूसरे में संबंध रखती हो। साथ साथ में ही दूसरे वर्ष जब शुरू हो जाता है तो किसान भी ये सोचता है कि मेरे को मैक्सिमम उत्पादन मिल चुका है, इसलिए उसमें पानी और खाद और दूसरी चीज़ों की पूर्ति जो बराबर करनी होती है उतनी नहीं कर पाता है। तो अगर वो कोई दूसरी इंटरक्रॉप उसमें ले लेता है और ऐसी क्रॉप जैसे गोभी है जिसका कि किसी भी प्रकार के कीट और रोगों का संबंध पपीते से नहीं है, उससे जो गोभी को दिए जाने वाले पोषक तत्व है, इसके साथ साथ में इंटरकल्चर ऑपरेशन और सिंचाई, उससे जो पपीते का दूसरे वर्ष का जो उत्पादन है वो निश्चित रूप से बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप अगर पपीते का उत्पादन भी कर रहे हैं तो उसके अंदर दूसरे वर्ष भी इंटरक्रॉप के रूप में आप गोभी का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ब्रोकली की खेती करके कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। त्योहार पर मिलने वाले लाभ को देखते हुए किसानों ने की गेंदा की खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।